नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम बिल पर। साथियों, आज की क्लास में हम लोग संधि के महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। संधि के अंतर्गत इसके 3 भेदों को जानेंगे, संधि की परिभाषा जानेंगे और इसके प्रकार जानेंगे। अभी तक जो साथी हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं वो लोग जुड़ जाएं। साथ ही साथ आप लोगों का पूरा सपोर्ट चाहिए, ठीक है। जितना भी सपोर्ट हो सकता है उतना करने का प्रयास करिए। हम जैसे ही चैनल मोनेटाइज होता है वैसे ही हम लाइव क्लास भी आपके लिए लेकर के आने का प्रयास करेंगे, लेकिन इससे पहले आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते रहिए। शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास के बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। यानी नीचे जो शब्द दिए गए हैं इसके सही संधि विच्छेद, इसका सही संधि क्या होगा। कह रहा है परम धन ओज, तो परम धन ओज बराबर क्या होगा। देखिए यहाँ पर ये दिया है परम धन ओज, परम धन ओज। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अ है, इसके अंत में क्या परम, यानी अंत में अ वर्ण आ रहा है और यहाँ पर अ के साथ योग जो हो रहा है वो ओ का हो रहा है। तो जरा याद करिए कि अगर अ और आ के बाद, समझिए बात को, अगर अ और आ के बाद इनका योग कभी भी ए आए और ओ औ से हो जाए, ओ औ से हो जाए, तो अ आ धन ए ए बराबर ए होता है और अ आ धन ओ ओ बराबर अ हो जाता है। ये जो संधि होती है ये वृद्धि संधि होती है। कौन सी होती है, ये नियम किसका है दोस्तों, तो ये कहेंगे कि ये जो नियम होता है ये वृद्धि संधि का नियम होता है, ठीक है। ये जो होता है ये वृद्धि संधि का नियम होता है, वृद्धि संधि का ये नियम होता है। तो आप देख सकते हैं कि अ के साथ ओ मिला है, तो अ के साथ अगर आपका ओ मिल जाएगा तो बनेगा क्या, अ बन जाएगा। यानी ये बन जाएगा आपका अ, और अ बनने का मतलब ये हो जाएगा कि ये परम हम लिखेंगे परम, और अ की मात्रा देंगे अ, ओ तो निकल गया, ज बचा हुआ है, ज मैंने लिख दिया। जरा बताइए कि संधि कौन सा बना, परमौज। तो परमौज ऑप्शन नंबर ए यानी विकल्प ए में दे रखा है, इसलिए विकल्प ए आपका करेक्ट हो जाएगा। साथ ही साथ आपने वृद्धि संधि की परिभाषा भी जान लिया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है मतैक्य में कौन सी संधि है। चलिए इस प्रश्न का आंसर बताएंगे कि मतैक्य में कौन सी संधि है। देखिए वैसे भी मत आपका मूल शब्द है, अय की मात्रा लगा हुआ है, और अगर अय की मात्रा है तो सीधी सी बात है वृद्धि संधि हो जाएगी। आइए देखते हैं कैसे। यहां पर देख सकते हैं मतैक्य का जब संधि विच्छेद करते हैं तो होता है मत धन ऐक्य, मत धन ऐक्य हो जाता है, ऐक्य नहीं होता है, ऐक्य होता है शब्द। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अ है और अ के साथ अय का योग हो रहा है। तो जरा बताइए कि अभी हम लोगों ने यहीं पर थोड़ी देर पहले देखा था कि जब भी अ के साथ ए आय का योग होगा तो अय बनाएगा, यही तो बोले थे हम। और ये नियम किसका है, वृद्धि संधि का है। तो यहाँ पर भी वही बात है सेम। तो अ के साथ जब अय बनेगा तो ये बन जाएगा अय, क्या बनेगा, अय बन जाएगा। और ये जो नियम होता है ये वृद्धि का होता है। दीर्घ संधि का नियम क्या कहता है, दीर्घ संधि ये होता है कि जब आपका अ ई उ री के बाद अ ई उ तथा री के बाद मतलब इसी प्रकार के स्वर आए, यानी अ ई उ और री क्रमशः आ जाए, तो अ आ धन ई अ आ धन आ बराबर आ होता है। ई के साथ ई के योग होने पर ई होता है, उ के साथ उ होता है तो बड़ा उ होता है, री के साथ री बनता है तो संस्कृत वाला री होता है। गुण संधि में क्या होता है इसकी चर्चा हम थोड़ी सी कर देते हैं। साथियों, जिस प्रकार से वृद्धि संधि है उसी प्रकार से गुण संधि का भी नियम होता है। गुण संधि में क्या होता है कि जब अ और आ के बाद जब अ और आ के बाद ई उ तथा री आ जाए, तो अ आ धन ई बराबर ए हो जाता है, अ आ धन उ बराबर ओ हो जाता है, और अ आ धन री बराबर अर हो जाता है। क्या होता है, अर हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं महाधन ईश, महाधन ईश, तो आप देख सकते हैं कि महाधन ईश और ईश्वर में हमेशा बड़ी ही होता है। आप देख सकते हैं कि आ है और आ के साथ ई का योग हो गया है।
अगर ई का यो हो या तो आ और ई मिलकर के ए बनाएंगे, यानी ये हो जाएगा मह, आ की मात्रा हटी, इसके जगह पर ए आएगा, ई भी हट गया, केवल स बचा हुआ है तो हमने स लिख दिया, तो महाधन ईश बराबर महेश हो गया। तो ये गुण संधि के नियम होते हैं। और जो यण संधि होता है इसका सूत्र होता है इको यणच, इको यणच इसका सूत्र होता है दोस्तों। अब सूत्र हेल्प क्या करता है, इसकी परिभाषा को याद करने में, इसको समझने में। इको यणच का मतलब ये हुआ कि जब ई, उ तथा री के बाद मतलब इनका योग किसी भी असमान स्वर के साथ हो जाए, असमान स्वर के साथ हो जाए, तो आप कहेंगे कि ई का य हो जाता है, ई का य हो जाता है, उ का व हो जाता है तथा री का र हो जाता है, री का र हो जाता है। तो ये आपके इको यणच के सूत्र होते हैं, जिसकी हम उदाहरण को आगे देखेंगे भी। वैसे एक उदाहरण अगर लिखना चाहते हैं तो लिख ही लीजिए। जैसे हम कहते हैं इत्यादि, इत्यादि, तो आप देख सकते हैं कि होता क्या है इसमें, इति धन आदि, इति धन आदि हो जाता है, आदि। तो यहाँ पर जो ई है, छोटी ई है, इसके साथ आ का योग हो गया। अब किसी भी असमान स्वर का योग हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये ई य में बदलेगा और ये आ जैसे ही जुड़ेगा ये वाला इसके साथ, तो या बन जाएगा। तो ई आधा त, फिर या और दी, इत्यादि हो गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है। उम्मीद करता हूं कि आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। कह रहे निम्न में से अयाज संधि का उदाहरण नहीं है। आइए देखते हैं कौन सा अयाज संधि का उदाहरण नहीं है। पहला दिया है नायक, दूसरा दिया है नायिका, नाविक और वागीश। सबसे पहले तो हम समझेंगे अयाज संधि को, अयाज संधि किसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे अयाज संधि को। अयाज संधि होता क्या है, अयाज संधि किसे कहते हैं। जब हम कहते हैं कि जब ए ऐ ओ के बाद, ओ के बाद मतलब इनके साथ किसी भी असमान स्वर का योग हो जाए, असमान स्वर का योग हो जाए, तो जो ए है, ये अय में बदल जाता है, अय में बदल जाता है। जो अय है यह आय में बदल जाता है, आय में बदल जाता है। जो ओ है यह अव में बदल जाता है, अव में। और जो अव है यह आव में बदल जाता है, आव में बदल जाता है। ये कहता है आपका अयाज संधि। उम्मीद करता हूं कि इतनी बातों को आप समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर जब हम विच्छेद करते हैं ना संधि का, किसी भी संधि वाले संधियुक्त शब्दों का विच्छेद करते हैं, तो हमें ये बात ध्यान में रखना कि क्या वो संधि के नियमों को फॉलो कर रहा है कि नहीं, उसका अनुसरण कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे नायक, तो नायक में आप समझिए कि आय आया हुआ है। क्या आया है, आय। नाय, नायिका, आई आया हुआ है। इस प्रकार से आई आया है ना। तो आपको समझना होगा कि आय कैसे बना। आय तब बनेगा जब कहीं कहीं अय आएगा। यहाँ पर यही बात आपको मेन है, जो अयाज में समझ में लोगों को नहीं आता है। आय तब आएगा जब अय आएगा। और अय कहाँ मिलेगा, किस पर लगेगा, न पर लगेगा। इसलिए ये पहला शब्द बनेगा नय, धन। अब यक नहीं होगा, अक होगा। शब्द क्या होते हैं, अक होता है। इसलिए नय धन अक बराबर होता है नायक। क्योंकि अय कभी कभी पूछा जाता है, पूछा गया क्वेश्चन है कि दो वर्ण कौन कौन से इसमें मिले हैं, यही पूछ दिया है। तो दो वर्ण नय में अय है, अय, और इसके साथ योग होगा अ का। तो अय का यहाँ पर आय बन गया है। क्या बना है, आय। और अ जुड़ने से कोई फर्क पड़ा नहीं है, तो नायक बन गया है। इसी प्रकार नायिका है। ये तो अयाज संधि हो गया आपका। इसमें नायिका है तो हम कहते हैं नय धन। नय तो होगा क्योंकि आय आ रहा है ना, तो आय तभी आ सकता है जब अय होगा। नय धन इका, छोटी है तो छोटी ई लिखेंगे, इका। दो वर्ण कौन से मिल रहे हैं, तो आप कहेंगे अय के साथ ई मिल रहा है। ठीक है। नाविक, नाविक में आइए देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए आय नहीं है बल्कि आव है। क्या है, आव है।
और आव कहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर। आव तभी होगा जब अव होगा। तो अव किसके साथ लगेगा, न के साथ। तो ये हो जाएगा नवधन, नवधन इक, इक, क्योंकि वह पर ई की मात्रा है ना, तो नवधन इक बराबर नाविक हो जाएगा। कैसे, नव का मतलब है कि यहाँ पर अव के साथ जुड़ रहा है आपका ई जुड़ रहा है, ठीक है। तो नवधन इक, ये अव के साथ जो है आपका इक जुड़ा हुआ है, तो अव का आव हो गया है। क्या हुआ है, आव हो गया है। और जैसे ही इसके साथ इक जुड़ा है ई, तो इसी वाले वर्ण पर लगेगा, इसलिए आवी हो गया है, आवी। तो नावी, और क बचा हुआ है तो क हमने लिख दिया, तो नाविक बन गया है ये शब्द। इसी प्रकार से वागीश के अगर हम संधि विच्छेद को देखें, तो वागीश में आपका इसका संधि विच्छेद होता है वाक धन ईस, वाक धन ईस। ये बड़ी होगा आपका, देख सकते हैं क के बाद बड़ी ई आया है, मतलब ई आया है, तो क अपने तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा, क ख ग, ये ग में परिवर्तित हो जाएगा, इसलिए ये शब्द बन जाता है वाग। ये हो गया वाग, ध्यान से देखेंगे वाग। और ईस, जैसे ही इस पर ई की मात्रा लगेगी ना, स्वरयुक्त होगा, तो ये जो मेरे दोस्तों हलंत होता है ये हट जाता है, फिर हट गया, ठीक है। तो वागीस, इसको बोलते हैं वागीस। बोलिए हाँ या ना, समझ में आ गया बात। तो इसमें है क्या, आपका क का परिवर्तन दूसरे वर्ण में होना, अर्थात इसमें व्यंजन संधि होगा। क्या होगा, व्यंजन संधि हो जाएगा। इसलिए आपका विकल्प जो डी है वो सही होगा, यानी यह अयाज संधि के उदाहरण नहीं माने जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 4 का आ रहा है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मन से पढ़ते रहिए, एक एक चीज़ों को जानते रहिए। संधि वगैरह ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही आसान है, बस आप समझ नहीं पाते हैं इसलिए आपको कठिन लगता है। जैसे कह रहे स्वर्गारोहण का संधि विच्छेद क्या होगा। स्वधन गर्गारोहण गलत है, स्वरधन गारोहण गलत है, स्वर्गाधन रोहण गलत है। शब्द होता है स्वर्गधन आरोहण। क्या होता है, स्वर्गधन आरोहण। स्वर्ग अंत में अ आ रहा है, और अ के साथ ये योग हो रहा है आ का। जरा बताना, दो समान वर्ण जुड़ रहे हैं, बनेगा क्या, आ बनेगा। तो ये जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा स्वर्ग, स्वर्ग, लेकिन आ जब जुड़ेगा मात्रा तो स्वर्गा, और आ तो हट गया यहाँ से, ये वाला केवल रोहण बचा हुआ है, तो हमने यहाँ पर रोहण लिख दिया। तो ये शब्द बनता है स्वर्गारोहण। क्या हो जाएगा, स्वर्गारोहण। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सही विकल्प होगा वो विकल्प डी ही होंगे। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसमें संधि कौन सी हो जाएगी, जब दो समान वर्ण आपस में जुड़ रहे हैं, तो इसी को तो कहते हैं हम अकह सवर्णीय दीर्घ। सूत्र होता है आपका अकह सवर्णीय दीर्घ। क्या होता है, अकह सवर्णीय दीर्घ। इसका मतलब जानते हैं क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अ से लेकर के क तक अगर सवर्णीय समान वर्ण आता है तो दीर्घ यानी दीर्घ संधि होता है। होता क्या है कि जो माहेश्वर सूत्र होते हैं अयुण, अयुण और रील रिक, ये पहला सूत्र है आपका माहेश्वर सूत्र, दूसरा है रील रिक, रील रिक। ध्यान रखेंगे कि री भी आपका स्वर, संस्कृत भाषा का स्वर होता है री, लेकिन हिंदी में इस री की गणना नहीं करते हैं। ये संस्कृत भाषा का स्वर री है, और जो ये वाला री होता है, जो ये वाला री होता है, ये हिंदी भाषा का स्वर माना जाता है। लेकिन जब ये इस वाले री की बात करते हैं तो संस्कृत भाषा का स्वर होता है री। अब समझिए बात को। तो ये होता क्या कि अ ई उ और ड़ को नहीं जोड़ते हैं और क को नहीं लेते हैं, ठीक है, लिल की हलंत है इस पर, तो री री क को ले लेते हैं, तो अ ई उ री और री। लेकिन हिंदी में जब हम पढ़ते हैं तो इस री को छोड़ देते हैं, ये हिंदी का स्वर नहीं है, इसलिए कहते हैं अ ई उ री के बाद, यानी अ से लेकर के क तक। देखिए अ से लेकर के क तक की बात हुई है, ठीक है, ये प्रत्याहार है। तो अ से लेकर के क तक अगर समान वर्ण आते हैं तो दीर्घ यानी दीर्घ संधि होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि समान वर्ण नहीं है, अ के साथ अ जुड़ा है, आ बन गया है, यानी यहाँ पर जो संधि होगा वह दीर्घ संधि हो जाएगा। कौन सा, यानी दीर्घ स्वर संधि। उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, करें निश्चय शब्द में कौन सी संधि है। निश्चय में संधि आपको बताना है। देखिए निश्चय शब्द जो है आपका यहाँ पर दिया है गुण संधि, दीर्घ संधि, यण संधि और विसर्ग संधि। पहले तो निश्चय का संधि विच्छेद करिए।
निश्चय। संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा नियोग चय, नियोग चय बराबर होता है निश्चय। आप देख सकते हैं कि विसर्ग के बाद च आया है ना, तो विसर्ग का परिवर्तन स में हो जाएगा। किसमें? स में होगा। तो ये हो जाएगा आपका नि, और ये स आपका आधा च, ये निश्चय हो गया। तो विसर्ग के बाद स्वर अथवा व्यंजन के योग से जो संधि का निर्माण होता है उसे कहते हैं विसर्ग संधि। कौन सा संधि होगा? तो आप कहेंगे विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 6 नंबर का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे गुरुवे शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ये कह रहे गुरु धन वे, गुरु धन वे। तो गुरु धन वे में कहीं गुरुवे हो ही नहीं सकता है। गुरु धन ए गलत है, गुरुधन वे नहीं, गुरुधन वे गुरुवे नहीं होता है, गुरुधन ए होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर है, डी आंसर आपके करेक्ट होंगे। साथियों ध्यान रखेंगे, हम आपको इसको दिखाते हैं कि सही कैसे है। गुरुधन ए, तो आप जरा ये बताइए कि यहां पर हो जाएगा आपका ओ, ये क्या है आपका? ओ है, ओ, और ओ के साथ जो योग हो रहा है वो ए का हो रहा है। ठीक है, तो ओ का अ बन जाता है। क्या बनता है? अ बनता है। ठीक है, अ बन गया। तो अ का मतलब हो गया कि जब यहां से गुर से, मतलब यहां पर गुरु है ना, तो ओ यहां से जैसे ही निकला तो यह शब्द बना है गुर, हलंत लगेगा इस पर। और जैसे ही इसमें अब जुड़ेगा, एक एक चीज़ों को तोड़कर बता रहा हूं, अब जैसे ही जुड़ता है तो ये स्वर जैसे ही र के साथ जुड़ेगा तो हलंत हट जाएगा। तो ये जाएगा गु र और व, गुरव। ठीक है, इसके बाद इसमें एक की मात्रा जुड़ी है, एक की मात्रा जुड़ती है तो हो जाता है गुरवे। क्या हो जाता है? गुरवे, यानी गुरोधन ए होता है, गुरवे का संधि विच्छेद। आंसर आपके डी करेक्ट होंगे। उम्मीद करता हूं कि इस बेहतरीन से प्रश्न के अपने आंसर जान करके आपके मन में प्रसन्नता का भाव आया होगा। करे शयन में संधि है। अब शयन का सबसे पहले तो हम संधि विच्छेद कर लें, तब तुम जानेंगे। ये करे शयन, आइए देखते हैं इसका संधि विच्छेद क्या होता है। ये होता है शे धन अन। चूंकि अय आया हुआ है, सय यानी अय आया हुआ है, तो अय तभी आ सकता है जब ए होगा। ए का अय होता है, जैसा कि हमने आपको बताया था अयाद संधि में। ठीक है, तो मैंने आपको अयाद संधि में बताया, तो ये हो जाएगा से धन अन, से धन अन बराबर शयन। आइए देखते हैं कैसे। ये ए है, ए के साथ योग हो रहा है आपका अ का, असमान स्वर का, तो ए का अय बन जाता है, यानी शय हो जाएगा। ये क्या होगा? शय, और न बचा हुआ है तो न लिख दिया मैंने, ये हो गया शयन। तो आप देख पाएंगे कि शयन में अयाद स्वर संधि है। कौन सी है? अयाद स्वर संधि। यड़ संधि, गुड़ संधि और वृद्धि संधि नहीं होगा। बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि विकल्प वाला शब्द पहचानिए। नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए, कौन सा होगा? पहला करें तत् धन टीका, यहां पर दिया हुआ है, तो तत् धन टीका आप देख सकते हैं कि तत् योग टीका दिया हुआ है ना, तो त के बाद ट दिया है, तो त का परिवर्तन भी किस में होगा? ट में हो जाता है। त थ, तो त का परिवर्तन ट में होता है, यानी ये हो जाता है तट्टिका, जो कि विकल्प आपके सी में दे रखा है। तो विकल्प सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। ये कार्य धर्म धन अर्थ, तो संधि कौन सा बनेगा? मेरे साथियों, धर्म धन अर्थ, हम सबसे पहले वर्णों को जानते रहें, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। धर्म यानी इसके अंत में अ आ रहा है और इसके प्रारंभ में अ आ रहा है। देखिए, जो संधि का निर्माण होता है ना, ये दो वर्ण आपस में जब मिलते हैं, और दो वर्ण जो होते हैं ये निकटवर्ती होने चाहिए। ये नहीं कि ध वाला वर्ण और ये थ वाला वर्ण मिल जाए, कभी नहीं, ये दोनों निकटवर्ती। तो इसीलिए परिभाषा बनती है, दो निकटवर्ती वर्णों के योग को संधि कहते हैं। अ के साथ अगर अ आपका आ गया तो ये बनेगा आ, दो समान वर्ण मिल रहे हैं, दीर्घ संधि हो जाएगा, और ये हो जाएगा धर्मा, धर्म तो है ही, आ और थ पर र, धर्मार्थ। ठीक, दो समान वर्ण मिल रहे हैं,
यानी दीर्घ संधि हो जाएगा इसमें। कौन सी संधि? तो आप कहेंगे दीर्घ संधि होगा, दीर्घ संधि, जिसका सूत्र होता है अकाशवाणी दीर्घा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला शब्द पहचानिए। कह रहे संलग्न का। आप देख सकते हैं कि संलग्न संलधन गण गलत है, सधन अनलग्न ये गलत है, समधन लग्न गलत है, लेकिन समधन लग्न ये आपका सही है। साथियों ध्यान रखेंगे कि जो समधन लग्न है यहाँ पर लगन, म के बाद कोई वर्ण आता है तो म अनुस्वार में बदलता है, इसलिए हो जाता है सम, और लगन मैंने लिख दिया। ये पूरी संधि हो गई संलग्न। ठीक है। संधि कौन सी? आप कहेंगे व्यंजन संधि, व्यंजन संधि हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि उच्छिष्ट, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो उत योग शिष्ट हो जाएगा। कहीं दिया है, देखिए विकल्प आपके बी में दे रखा है, उत योग शिष्ट बराबर होता है उच्छिष्ट। जब आप कहते हैं उत योग शिष्ट, त के बाद आपका क्या आया है? स आया हुआ है, तो जो त का परिवर्तन है वो आपका च में हो जाएगा, और स का परिवर्तन छ में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका उ आधा च, ये गलत हो गया, अ नहीं है उ है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा उ आधा च। ठीक है, उ और छ तो रहेगा ही, लेकिन बात यह है कि इसकी मात्रा तो ई वाली लगेगी, तो ई की मात्रा ऐसे लगती है उच्छिष्ट। ठीक है, तो विकल्प आपके बी करेक्ट होंगे। यहां पर संधि कौन सी होगी? तो आप कहेंगे व्यंजन संधि है। संधि कौन सी? तो आप कहेंगे इसमें व्यंजन संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि होगा। आगे बढ़ेंगे, हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन 11 का है कि महाधन उर्मी बराबर क्या होगा? महाधन उर्मी, महाधन उर्मी, आप देख सकते हैं कि यहां पर आ दिया हुआ है, आ दिया है, और आ के साथ जो योग हो रहा है वो बड़े यू का हो रहा है। चाहे बड़े यू का योग हो चाहे छोटे यू का, बात वही है। आप देख सकते हैं कि जब आ के साथ ऊ का योग होता है तो ओ बन जाता है। जैसा कि मैंने बताया आपको गुण संधि में, गुण संधि का यही तो होता है ना कि जब अ और आ के साथ ई उ तथा री आ जाए तो अ धन ई बराबर ए हो जाता है, अ धन उ बराबर ओ हो जाता है, और अ धन री बराबर अर हो जाता है। यही आपका पहचान किसकी है? तो आप कहेंगे गुण संधि का है। किसका है? गुण संधि का। इसका सूत्र होता है आद गुणा, आद गुणा। ये लिखने से ये फायदा है ना आपका कि ये समझ में आ जाता है कि अ और आ के बाद जब ई ए आते हैं तो ये गुण संधि होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा ओ बनेगा तो मह के साथ ओ लग जाएगा, महो, और ये वाला लिख देंगे हम, ये बन जाएगा महोर्मी, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 का। कह रहे भानुधन उदय बराबर क्या हो जाएगा? तो आप देख सकते हैं कि भानुधन उदय ये ऊ है, इस ऊ के साथ यहाँ पर ऊ का योग हो रहा है, ये बन जाएगा बड़ा ऊ। ठीक है, तो ये पूरी संधि बन जाएगी भानुदय, भानुदय। आपके ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, विकल्प आपके ए करेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर संधि कौन सी है भाई? समान वर्ण मिल रहा है ना, दीर्घ संधि, ये दीर्घ संधि हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि उद्धरण, इसमें संधि कौन सी होगी? उद्धरण में देखिए, उद्धरण का संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा उत योग हरण, उत योग हरण। थोड़ा सा इसको हम बाद में बाहर लिख देते हैं। देखिए ये हो जाएगा उत योग हरण। अगर कभी भी त के बाद ह आ जाए, ध्यान रखना, त वर्ण के बाद अगर ह आता है तो त का परिवर्तन द में हो जाता है, द में होता है, और ह का परिवर्तन ध में हो जाता है। ठीक है, तो इसका संधि हो जाता है आपका उ
ये हो जाता है आपका उ, और यहाँ पर देख सकते हैं त का द हो जाएगा उद, और फिर ये ह का ध, ह पूरा है तो ध पूरा, ध रण, ठीक है, उद्धरण। ये आपका शुद्ध नहीं है, लिखने का तरीका थोड़ा सा ऐसे होता है, और लेकिन ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि द और ध में दोनों में द पहले होता है, पहले वर्ण आता है, तो इसका शुद्ध रूप होता है उद्धरण। देखने से, इसमें देखने से आपको क्या लग रहा है? लग रहा है कि द पूरा है ध आधा है, लेकिन ऐसा नहीं है, द आधा है और ध पूरा है, ये ध्यान रखेंगे। तो यहां पर संधि कौन सी हो जाएगी? आप कहेंगे व्यंजन संधि होगी। कौन सी? व्यंजन संधि यहां पर हो जाएगी, ठीक है। तो उत योग हरण ऑप्शन नंबर डी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते साथियों अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 ये करें दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि विच्छेद, जब हम किसी शब्द के अलग अलग वर्ण उसका विच्छेद कर देते हैं तो वो संधि विच्छेद कहलाता है। वर्ण क्या होते हैं? यह भाषा की, मतलब वर्ण भाषा की वह ध्वनि है जिसका खंड नहीं कर सकते, यानी उस मूल ध्वनि को कहते हैं मूल ध्वनि जिसका खंड नहीं कर सकते, जिसका खंड नहीं कर सकते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वर्ण ये भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है और वाक्य भाषा की सबसे बड़ी इकाई होती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है कि जब संधि करते समय विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण के आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? तो अगर विसर्ग के बाद स्वर अथवा व्यंजन आता है तो इसका मतलब है कि विसर्ग संधि हो जाएगा। साथियों ध्यान रखेंगे, यहाँ पर हम एक चीज़ों को बता ही देते हैं आपको। विसर्ग संधि होता क्या है कि विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के आने से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं, ठीक है। व्यंजन संधि क्या होता है? तो आप कहेंगे व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन के आने से। हालांकि व्यंजन में थोड़ा सा एक अपवाद है, व्यंजन में पहले स्वर भी आ सकता है, लेकिन बाद वाला वर्ण व्यंजन होना चाहिए, और स्वर के साथ जब स्वर आता है तो वहाँ पर स्वर संधि होता है। आगे बढ़ेंगे। करें नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। करें मुनीश का संधि विच्छेद क्या होगा? आप देख सकते हैं कि मुनीश बड़ी है, इसका संधि विच्छेद होता है मुनि योग ईश। क्या होता है? मुनि योग ईश, और ईश में बड़ा स होता है और बड़ी ई होता है, ठीक है। तो मुनि योग ईश, यहाँ पर ई के साथ, छोटी ई के साथ बड़ी ई का योग हो रहा है तो बड़ी बनेगा, दो समान वर्ण जुड़ रहे हैं, यानी दीर्घ संधि हो जाएगा, और यहाँ पर शब्द बनेंगे आपको मुनीश, न पर बड़ी ई लग जाएगा, और स मुनीश। संधि कौन सी? तो आप कहेंगे दीर्घ संधि हो जाएगी, ठीक है। तो मुनि धन ईश बराबर मुनीश होता है, यानी विकल्प आपके सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 18। सारी चीज बता दिया मैंने, परिभाषा बता दिया, सब कुछ बता दिया। करें नर धन ईश बराबर क्या होगा? आप देख सकते हैं कि नर धन ईश, यहां पर अ है, अ के साथ जो योग हो रहा है वो ई का हो रहा है। तो मैंने आपको गुण संधि में बता रखा है कि अगर अ के साथ ई का योग हुआ तो अ धन ई बराबर ए हो जाते हैं, यानी ये नर के साथ ए लग जाएगा, ए, और स लिख देंगे, पूरी शब्द बन जाएगा नरेश। क्या हो जाएगा? नरेश, यानी विकल्प डी आपके करेक्ट होंगे। पूछा जाए संधि कौन सा है तो आप कहेंगे गुण संधि है, ये गुण संधि हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 का। अब आप समझ गए होंगे संधि के विषय में, लगभग बहुत कुछ हमने बता दिया। एक दिन हम संधि की एक बड़ी क्लास लेंगे जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी होंगे। कर चतुष्पाद का संधि विच्छेद क्या होगा? ये होता है चतुर्योग पाद। चतु का मतलब चार होता है और पाद मीन्स पैर होते हैं, तो जिनके चार पैर होते हैं उन्हें चतुष्पाद कहते हैं, इन्हीं को हम लोग चौपाया कहते हैं हिंदी में, ठीक। सुसुप्ति, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? संधि क्या होगा? साथियों ध्यान रखेंगे कि सुसुप्ति यहां पर दिया हुआ है सुधन सुप्ति,
तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ऊ दिया है, ऊ, और ऊ के साथ जो योग हो रहा है वो स का, यानी स्वर के साथ आपका व्यंजन का योग हुआ ना, यानी कि यहाँ तो व्यंजन संधि होगा। तो व्यंजन में ध्यान रखना पहले स्वर भी आ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले व्यंजन ही आए। तो कभी भी आपका ऊ के बाद अगर स आता है, ठीक है, तो यहाँ पर जो सेकंड वाला स है इसका परिवर्तन इस वाले यानी मूर्धन्य स में हो जाता है। तो ये हो जाएगा सुषुप्ति। क्या होगा? सुषुप्ति हो जाएगा, यानी विकल्प आपके डी करेक्ट होंगे। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 का। हमने आज की क्लास में कुल मिलाकर के लगभग 25 क्वेश्चन ले रखा है। ये क्वेश्चन आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है कि लोकोपचार। तो आप देख सकते हैं लोक यानी यहाँ पर जो वर्ण है आपका अ आ रहा है और अ के साथ ऊ का योग हो रहा है। अ और ऊ मिलने से ओ बन जाता है। क्या बनता है? ओ। ये जो नियम होता है ये गुण संधि का नियम होता है। किसका होता है? तो आप कहेंगे कि सर ये गुण संधि का नियम होता है जिसका सूत्र होता है आद गुणा। क्या होता है? आद गुणा। आद गुणा होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि लोक धन उपचार बराबर लोकोपचार और दिया है विकल्प आपके डी में, इसलिए डी विकल्प आपके करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 22 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्द का सही संधि वाला यानी सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। आपको कौन सा सही संधि विच्छेद होगा? हरीश। हरीश। तो आप देख सकते हैं हरीश में हरिधन ईश होता है। क्या होता है? हर योग ईश हो जाएगा, है ना, तो हरीश बन जाएगा ये। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि छोटी के साथ दो वर्ण कौन कौन से मिल रहे हैं? छोटी के साथ यहाँ पर बड़ी मिल रहा है। छोटी के साथ बड़ी के मिलने से बड़ा ही बनेगा। और ये जो नियम होता है कि समान वर्ण आपस में मिल रहे हैं, ये नियम होता है दीर्घ संधि का। किसका होता है? तो आप कहेंगे कि ये नियम साथियों दीर्घ संधि का होता है। विकल्प आपके यहाँ पर सी करेक्ट होंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। ठीक है, लेकिन साथियों ध्यान रखेंगे कि कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। यानी आपको कमेंट लिए लिख करके बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपको वीडियो कैसी लगी। देखिए आपके कमेंट डिसाइड करते हैं हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, है ना, मुझे प्रेरित करता है कहीं न कहीं। तो आप अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप कमेंट जरूर करेंगे। उतयोग चरित बराबर क्या हो जाएगा? उतयोग चरित आप देख सकते हैं कि अगर पहले ही वर्ण पर हलंत लगा हुआ है, जैसे कह रहे हैं ना उतयोग चरित, तो अगर पहले वर्ण पर हलंत लगा हुआ है तो समझ जाना ये न तो स्वर होगा, न तो स्वर संधि होगा, न तो विसर्ग हो संधि होगी। तो ये त के बाद च आ रहा है। ये त के बाद अगर च आता है तो त का परिवर्तन च में होता है, त का परिवर्तन च में हो जाता है। ये शब्द बनता है उच्चरित। उच्चरित साथियों मैं आपसे बार बार कहता हूं कि देखिए एक शब्द है उच्चारण। उच्चारण, उच्चारण में चारण होता है, ये सही है, लेकिन उच्चरित यह शब्द होता है उच्चरित, कभी भी उच्चारित शब्द नहीं होता। ये दोनों शब्द, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन एक शब्द मैं लिख रहा हूं उच्चारित। बहुत लोग बोलते हैं उच्चारित, ये शब्द आपका गलत है, ये शब्द सही नहीं है, क्योंकि चा नहीं होता है, च होता है, उच्चरित शब्द होता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर संधि विच्छेद करने पर उतयोग चरित होता है, न कि उतयोग चारित होता है। ठीक है, तो अब ये भी समझ गए होंगे। तो ये शब्द होता है उच्चरित। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, विकल्प आपके सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24 का रहा है, नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। ये कह रहा है गय धन अक बराबर क्या होगा? देखिए गय धन अक बराबर गायक होता है, जैसा कि हमने पीछे भी इसी को हल किया है। क्योंकि गय धन अक मैंने बताया था आपको कि गय योग अक में आप देख सकते हैं ये अय है और अय के साथ अ का योग हो रहा है। अय जो होगा वो आय में बदलेगा, आय में, इसलिए गाय हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? गाय। और क बचा हुआ है तो क मैंने लिख दिया गायक। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 और आज की क्लास का ये अंतिम क्वेश्चन भी होगा। चलिए इस प्रश्न का आंसर आप लोग बताएंगे। कह रहे दिगंबर का संधि विच्छेद क्या होगा? दिगंबर का संधि विच्छेद आप लोग बताइए क्या होगा? दिगंबर का संधि विच्छेद ये हो जाएगा दिक योग अंबर। क्या हो जाएगा? दिक योग अंबर बराबर दिगंबर हो जाएगा, है ना। दिक योग अंबर कहाँ दिया है? ऑप्शन नंबर ए में। संधि कौन सी? तो आप कहेंगे कि व्यंजन संधि, क्योंकि व्यंजन के साथ स्वर का योग हो रहा है, इसलिए व्यंजन संधि हो जाएगा। साथियों कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लिखना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर लिखिए। जितना हो सके उतना सपोर्ट करने का प्रयास भी करिए। हम इसी तरह आपके साथ मन से लगे रहते हैं।
आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।